Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Divine Learning, and today we will discuss the exercise question of chapter 7. Okay, we have discussed this chapter in the previous video, and let's start. So the first one is comprehension. A number, complete these sentences with the correct option. Okay, so the first question is Yusuf's father went to the beach. यूसुफ के पिता बीच पे कैसे जाया करते थे? क्या वो बोट से जाते थे या पैदल जाते थे या ऑन अ बाइसाइकिल जाते थे? तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑन अ बाइसाइकिल। नेक्स्ट सेकेंड नंबर है ड्रॉप एंड डैश, फाइंड अ फिश डैश एंड प्लॉप, डोंट यू डैश। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये वो सॉन्ग का एक पार्ट है जो कि यूसुफ के पिता हमेशा गाया करते थे। ठीक है, तो क्या होगा? ड्रॉप एंड स्विच, फाइंड अ फिश, पुल एंड प्लॉप, डोंट यू स्टॉप। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट थर्ड नंबर आते हैं द शार्क वॉज। ठीक है, शार्क के साथ क्या हुआ था? क्या उसे पानी में वापस छोड़ दिया गया था, या उसे यूसुफ को दे दिया गया था, या उसे मार्केट में बेच दिया गया था? तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, द शार्क वाज लेट ऑफ इनटू द वाटर। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है यूसुफ्स गिफ्ट फॉर द डे वाज अ। यूसुफ को क्या गिफ्ट मिला था उस दिन? क्या उसे एक ग्रीन बॉटल मिला था, या एक शार्क का टूथ मिला था, या कोई सॉन्ग मिला था? तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर, अ शार्क्स टूथ। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है फाइनली देयर वाज जस्ट वन। लास्ट में उस नेट में क्या बचा था? तो फाइनली देयर वाज जस्ट वन येलो टेल लेफ्ट इन द नेट। नेक्स्ट सिक्स नंबर है आ शार्क टूथ इज सेड टू ब्रिंग। एक शार्क टूथ से क्या होता है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? गुड लक। ठीक है, आ शार्क टूथ इज सेड टू ब्रिंग गुड लक। नेक्स्ट बी नंबर में आते हैं आंसर इन डिटेल। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू द फिशरमैन प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द डे। एक फिशरमैन, मछुआरे, खुद को दिन के लिए कैसे तैयार करते हैं? तो कैसे तैयार करते हैं? दे चेक देयर नेट्स, they check their oars, they check the direction of the wind, okay, and then they drag their boats to the shore, to the oceans. Okay, next second number है what are the different things that Yusuf's father had brought for him earlier। यूसुफ के पिता ने यूसुफ के लिए और क्या क्या चीज लाए थे पहले से? तो क्या क्या लाए थे? कभी कभार उसके लिए कोई शेल लाते थे, ठीक है, कभी कभार कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाते थे, या फिर कभी कभार ज्वेल ग्रीन बॉटल्स लाते थे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर है What happened when Yusuf's father and his men found sea turtles on the sand। जब यूसुफ के पिता और उसके आदमियों ने बहुत सारे सी टर्टल्स को समुद्र के किनारे पाया था, तो उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने क्या किया था? दे सेंड देम बैक टू द ओशियंस। तो उन्होंने हर किसी को वापस ओशियन में छोड़ दिया था। ठीक है, फोर्थ नंबर है ग्रैंडमा विल बी प्लीज्ड। व्हाई डज द स्पीकर थिंक शी विल बी प्लीज्ड। ग्रैंडमा बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। स्पीकर ऐसा क्यों सोचता है? तो क्यों सोचता है? बिकॉज ग्रैंडमा वांटेड अ येलो टेल फिश फॉर सपर एंड द स्पीकर गॉट अ येलो टेल फॉर हर। ठीक है, इसलिए वो सोचता है कि ग्रैंडमा बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन है इट टर्न्स एंड बीट्स अबाउट इन द वेव्स। व्हाट इज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई डज इट टर्न एंड बीट अबाउट? व्हाट हैपेंस टू इट फाइनली? तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या है जो कि छटपटाता है इधर उधर वेव्स में। तो क्या था वो? इट क्या था यहाँ पे? तो यहाँ पे होगा शार्क, बेबी शार्क। ठीक है, और वो क्यों छटपटा रहा था? तो बिकॉज इट वाज कॉट इन द नेट। और फाइनली उसके साथ क्या हुआ था? तो फाइनली इट जम्प्ड इनटू द ओशन अगेन। ठीक है, वापस वो ओशन में जंप कर गया था। ओके, नेक्स्ट सी नंबर है थिंक एंड आंसर, डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 5। डू यू थिंक इट इज इजी गोइंग आउट टू द सी एंड कैचिंग फिश? विच पार्ट व्हाट पार्ट्स इन द स्टोरी टेल यू दैट। क्या आपको लगता है कि बहुत ही आसान है मछली पकड़ना? तो मेरे अकॉर्डिंग नो, ये इतना इजी नहीं है। स्टोरी में ऐसे बहुत सारे पार्ट है जहाँ पे दिखाया गया है कि इतना इजी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको शार्क का खतरा भी हो सकता है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर है We saw what Yusuf's father did with the turtles and the shark. What does it tell you about him? हमने इस कहानी में देखा कि यूसुफ के पिता ने उन टर्टल्स के साथ या उस शार्क के साथ क्या किया था। उन्होंने क्या किया था? उसको वापस पानी में छोड़ दिया था।
तो ये हमें उनके बारे में क्या बताता है? तो ये हमें बताता है कि वो कितने काइंडफुल एंड हेल्पफुल पर्सन थे, ठीक है। और उनको एनिमल्स से कितना प्यार था, कितना लव था कि वो उनको कुछ हार्म नहीं पहुंचाना चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट डी नंबर है नो योर वैल्यूज। Mala's town has plenty of plants and water. When Mala is thirsty, she fills a glass, takes a few sips, and pours the rest of the water into the sink. One day she wants to give her mother a flower. She plucks 10 flowers, selects one and throws the rest of the flowers. Mala says, there is plenty of water. Why should I save it? There are plenty of flowers. Why should I take care of them? तो यहाँ पे एक सिचुएशन दिया है कि माला का जो शहर है वहां पे बहुत सारे प्लांट्स है, बहुत ज्यादा पानी है। तो माला जब प्यासी होती है तो वो एक गिलास पानी लेती है, उसमें सिर्फ 2 सिप लेती है, 2 घूंट लेती है, बाकी सारा पानी फेंक देती है। और उसको एक दिन अपनी माँ को फ्लावर देना था, तो वो 10 फ्लावर तोड़ लेती है, उसमें से कोई एक सिलेक्ट करके अपनी माँ को देती है, बाकी ऐसे ही फेंक देती है, ठीक है। और वो बाद में कहती है कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी है, तो हम पानी को क्यों बचाए, और मेरे पास बहुत सारे फूल हैं, तो हम उन बाकी फूल्स का ध्यान क्यों दें, ठीक है। तो इमेजिन एवरीवन इन मालास नेबरहुड डूइंग दिस। हाउ वुड हर नेबरहुड लुक आफ्टर 2 years? ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो इट। तो यहाँ पे कह रहा है कि इमेजिन कीजिए कि अगर माला के आस पड़ोस के लोग भी उसी की तरह सोचने लगे, अगर वो भी उसी की तरह पानी वेस्ट करने लगे, प्लांट्स को नुकसान पहुंचाने लगे, तो बताइए उसका आस पड़ोस का जगह, वो टाउन 2 साल बाद कैसा दिखेगा? क्या वहां पे उतना ही पानी और उतना ही प्लांट्स रहेंगे? तो नहीं रहेंगे। आपको उसके पिक्चर ड्रॉ करके शो करना है, ये आपको एक्चुअली करना नहीं, आपके समझने के लिए है, ठीक है। और ये देखिए, यही हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी है कि नेचर इज प्रीशियस, वी मस्ट टेक ओनली व्हाट वी नीड एंड ट्रीट नेचर विथ रिस्पेक्ट, ठीक है। नेचर बहुत ही प्रीशियस, बहुत ही कीमती है, और हमें उतना ही लेना चाहिए जितना हमें जरूरत है, ठीक है। और नेचर को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए। ओके, सो दिस वाला चैप्टर। अब ग्रामर में आते हैं। ग्रामर में देखिए, we use the present continuous tense when we talk about। हम लोग present continuous tense कब कब यूज करते हैं? तो फर्स्ट थिंग, things happening at the time of speaking। हम जब कोई बात कर रहे होते हैं और उस समय जो काम हो रहा होता है, अगर हमें उसके बारे में बात करना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? present continuous tense। यानी कि अभी जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इस समय भी जो काम हो रहा है उसके बारे में अगर बात करना है, तो हम present continuous tense का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he is writing a letter। यानी कि वो अब भी वो लेटर लिख रहा है, अभी जब मैं पढ़ा रही हूँ तो उस समय भी वो लेटर लिख रहा है, उस समय भी वो काम चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे काम के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। और सेकेंड थिंग कब यूज करते हैं? थिंग्स हैपनिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और कोई ऐसे काम के लिए जो कि थोड़े समय के लिए हुआ हो, ठीक है। जैसे आई एम यूजिंग किम्स बैट टुडे। आज मैं किम्स का बैट यूज कर रहा हूँ, यानी कि थोड़े समय के लिए वो काम हुआ था। तो वैसे काम के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। और थर्ड थिंग हम कब यूज करते हैं? चेंजेस दैट आर हैपनिंग। यानी कि ऐसे चेंजेस के बारे में बात करने के लिए जो कि हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ट्रैफिक इज इंक्रीजिंग इन सिटीज। सिटी में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, ठीक है, ये अभी भी चल रहा है। तो ऐसे कामों के बारे में बात करने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग इज, एम, आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए करना क्या आपको कि कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ड्स गिवन इन दिस ब्रैकेट्स। यानी कि इन ब्रैकेट्स में जो वर्ब दिए हैं इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म यूज करके आपको फिल अप करना है, ठीक है। फर्स्ट वन करके रखा है आपके लिए, द चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन है, बहुत सारे हैं तो इसलिए हमने आर लगाया है। द चिल्ड्रेन आर, और प्ले उसके साथ क्या लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑल द टाइम, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड वन, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, ठीक है। और थर्ड नंबर, लुक इट इज रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, लेट्स गो माला इज वेटिंग एट द पार्क। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, एडविन इज पेंटिंग अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ठीक है। ऐसे आपको कर लेना है ये। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया है। हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कब यूज करते हैं? फर्स्ट, that was happening sometimes in the past। यानी कि ऐसे काम के बारे में बात करने के लिए जो कि थोड़े समय पास्ट में हो रहा था, ओके।
और सेकंड, दैट वाज गोइंग ऑन फॉर सम टाइम इन पास्ट व्हेन समथिंग एल्स हैपेंड, यानी कि ऐसे काम के बारे में जो कि थोड़े समय पहले पास्ट में चल रहा था और उसी टाइम कुछ और काम भी हो गया। ठीक है, तो ऐसे के लिए भी हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा कि उसमें आप इज एम आर यूज नहीं करोगे, उसमें आप was या were का यूज करोगे प्लस verb और उसका ing फॉर्म। ठीक है, verb का ing फॉर्म, जैसे I was doing my homework at this time yesterday, यानी कि कल मैं इस समय अपना होमवर्क कर रहा था। ओके, नेक्स्ट सेकंड, Kai was reading for a long time last night। तो यहाँ पे बी नंबर में क्या करना है आपको, सर्कल द करेक्ट वर्ब्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, यानी कि करेक्ट वर्ब को आपको सर्कल करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बी वर स्लीपिंग व्हेन आवर कजन्स अराइव्ड फ्रॉम लंदन। सेकेंड वन क्या होगा, वी वर प्लेइंग, इसमें देखिए एक आईएनजी फॉर्म में होगा और दूसरा ईडी फॉर्म में होगा, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में क्या कहा गया कि आपको ऐसे काम के बारे में बात करते हैं कि एक चल रहा है उसी टाइम दूसरा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे वी वर स्लीपिंग, ये भी पास्ट में ही, ये भी पास्ट में, लेकिन एक उस टाइम हो रहा था जब ये काम खत्म हो गया। ठीक है, तो वी वर स्लीपिंग व्हेन आवर कजन्स अराइव्ड फ्रॉम लंदन। सेकंड, वी वर प्लेइंग व्हेन फादर रिटर्न्ड होम फ्रॉम वर्क। ठीक है, थर्ड क्या होगा, इट वाज रेनिंग व्हेन आई वोक अप दिस मॉर्निंग। नेक्स्ट फोर्थ होगा, फादर वाज कुकिंग व्हेन हिज मोबाइल फोन रैंग। Next, I was making the rangoli when Jason ran into the room. Okay. Next, C number में क्या करना है आपको, write what you and your friends were doing when the school bell rang last evening. Use the clues from the box. ठीक है, तो इस बॉक्स से clues का यूज करके आपको फिलअप करना है। जैसे जूलिया was packing her bag. Sorry. Imad and Geet वर फ्लाइंग पेपर एयरप्लेन्स। ठीक है, यहाँ पे दो लोग हैं इसलिए हमने वेयर का यूज किया, WERE। नेक्स्ट, ईशान क्या होगा, ईशान वाज हैविंग अ स्नैक एंड आई वाज क्लीनिंग द ब्लैक बोर्ड व्हेन द स्कूल बेल रैंग लास्ट इवनिंग। ठीक है, ऐसे कर लेना है आपको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि अगर हम ब्यूटी में फुल ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, ब्यूटीफुल, और अगर हम बिन में लेस ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, बिनलेस। ठीक है, तो ये जो लेटर्स है फुल एंड लेस, इसे हम सफिक्स कहते हैं, जो कि हम किसी वर्ड के पीछे में लगाते हैं। ठीक है, the suffix full means full of something and less means without something। ठीक है, ये एक्चुअली हम लोग अपोज sometimes there will be a change in the spelling of the new word। कभी कल वर्ड के जैसे कि यहाँ पे ब्यूटी प्लस फुल, तो यहाँ पे बाई को हटा क्या कर दिया गया, आई लिख दिया गया, तो स्पेलिंग चेंज हो गया। ठीक है, तो जो लास्ट में ये लेटर्स हम लगाते हैं इसे क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, fill in the missing suffix in these words, look at the एक मिनट look at the meaning of the words for help। ठीक है, और यहाँ पे आपको मीनिंग देख के करना है। जैसे पहला है केयर, तो हम केयरफुल भी बना सकते हैं, केयरलेस भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ कि नॉट टेकिंग केयर, यानी कि ध्यान नहीं देना, तो क्या हो जाएगा, केयरलेस। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है चीयर, तो चीयर के साथ क्या लगेगा, चीयरफुल, स्माइलिंग एंड हैप्पी। नेक्स्ट थर्ड वन है कलर, तो कलरलेस भी हो सकता है, कलरफुल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दिया हैविंग डिफरेंट कलर्स, यानी कि बहुत सारे कलर्स होना, तो इसका क्या होगा, कलरफुल। नेक्स्ट फोर्थ वन स्पॉट, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पॉटलेस, यानी कि बहुत ही क्लीन होना, बिना कोई दाग धब्बे का। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है हार्म, तो क्या होगा, हार्मलेस। हार्मफुल और हार्मलेस दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, नॉट कॉजिंग एनी हार्म, यानी कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, तो क्या होगा, हार्मलेस। अब सिक्स नंबर है फियर, तो फियरफुल एंड फियरलेस दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मीनिंग में दिया है ब्रेव, यानी कि बहादुर, तो क्या होगा, फियरलेस। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, बी नंबर में कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द वर्ड्स फ्रॉम एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज यानी कि यहाँ से वर्ड्स लेके आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पहला है आई एम सॉरी आई लेफ्ट द डोर ओपन, इट वाज अ केयरलेस थिंग टू डू। सेकंड वन, द सोल्जर्स आर, तो यहाँ पे क्या होगा, फियरलेस। थर्ड वन, सुमन वाज क्लीनिंग हिज रूम ऑल डे, इट इज नाउ स्पॉटलेस। ठीक है, फोर्थ, डोंट वरी दीज इंसेक्ट आर हार्मलेस। फिफ्थ है द क्लाउन्स बियर अ बिग एंड अ कलरफुल कॉस्ट्यूम। ठीक है,
6 number, the children are all looking happy and cheerful this morning. ओके ऐसे आप फिलअप कर लीजिएगा. नेक्स्ट राइटिंग है, यहाँ पे क्या करना है आपको, Binoculars, an instrument be used for seeing objects that are far away. ठीक है, बाइनोकुलर क्या है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम यूज करते हैं दूर की चीजें देखने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बाइनोकुलर को डिफाइन किया है. ठीक है, उसका डेफिनेशन लिखा है. So definition is the meaning of a word or a group of words. It should be simple and easy to understand. और definition आपका easy होना चाहिए क्योंकि उसी से पढ़ के उस word का meaning हमें पता चलता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको choose one word from each of these groups of words and write their definition in your notebook. यहाँ पे आपको इसके definition, किसी एक के definition लिखने हैं. ठीक है, जैसे playground या school, तो यहाँ पे आप अगर school को define करना चाहते हैं क्या लिख सकते हैं कि school is a place where children get education. सेकेंड वन, डॉक्टर को आप डिफाइन कीजिए कि डॉक्टर इज अ पर्सन हु ट्रीट्स इल पर्सन. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन है पेंसिल. तो पेंसिल क्या लिख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर राइटिंग. ओके, और उसके बाद फिर आपको ये डिक्शनरी वर्क करना है कि लुक एट दीज वर्ड्स, ईच ऑफ देम हैज मोर देन वन मीनिंग. यूज द डिक्शनरी टू फाइंड टू मीनिंग्स फॉर ईच ऑफ दीज वर्ड्स. हर वर्ड का यहाँ पे दो मीनिंग है, आपको डिक्शनरी का यूज करके यहाँ पे इसके मतलब बताने हैं. ठीक है, जैसे वॉच, तो वॉच दो तरह के होते हैं. एक वॉच मतलब होता है देखना, किसी पे नजर रखना, और एक वॉच जो आपका घड़ी. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड वेव. एक वेव का मतलब होता है समुद्र की लहरें, और एक वेव मतलब होता है हिलाना. जब किसी को गुड बाय बोलते हैं या किसी को हाय बोलते हैं तो आप अपने हैंड को वेव करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर है लीफ. तो एक लीफ का मतलब होता है छोड़ देना. ठीक है, और एक लीफ मतलब होता है पत्ता. ठीक है, लीफ. नेक्स्ट फोर्थ नंबर है बैक. तो एक बैक का मतलब होता है आपकी पीठ. ठीक है, और एक बैक मतलब होता है पीछे. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिक्शनरी से ढूंढ के इनके मीनिंग लिख देना है. ठीक है, यही आपका चैप्टर था. सो आई होप आप लोग को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा. थैंक यू क्लास.